हेलो दोस्तों, यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे जो आपके 18 फरवरी मैथ के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 18 फरवरी परीक्षा के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैथ का क्लास है, मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग प्रथम पाली में एग्जाम दीजिए या फिर द्वितीय पाली में एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो मैथ का क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। यहाँ पर इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा प्रथम पाली या फिर द्वितीय पाली, दोनों के लिए। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। नहीं पूछा गया है तो माध्य निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं, मानक विचलन नहीं निकालते हैं। इसलिए कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानक विचलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। यहाँ पर प्रेक्षण दिया गया है, यानी यहाँ पर संख्या दिया गया है, फिर आंकड़ा पूछा जाएगा। संख्या वही, आंकड़ा वही, प्रेक्षण वही, यानी इसका बहुलक बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक कौन होता है? जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है, यानी जो संख्या इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो देखिए इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है, तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर 15 आया है। 1 2 3, यहाँ पर 3 बार 15 आया है, तो इसका बहुलक 15 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जब भी बहुलक पूछा जाएगा तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक हो जाएगा और 100% बहुलक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखेंगे। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, यानी प्राकृत संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 ही पूछा गया है। अब इसका माध्य ज्ञात करना है, माध्यक नहीं माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो देखिए संख्या 5 है तो बट्टा में सबसे पहले 5 हो जाएगा। अब सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 15 15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 तिहाई 15, इसका माध्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 इसका माध्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि प्रेक्षण दिया गया है, इसका माध्यक क्या होगा। अब यहाँ पर माध्यक पूछा गया है, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या से सजाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, सबसे छोटी संख्या 6 है, 6, उसके बाद 7 है, 7 के बाद यहाँ पर 8 है, 8 के बाद 9 नहीं है, यहाँ पर 10 भी नहीं है और 11 भी नहीं है, 12 है, उसके बाद 13 है, 14 है, यहाँ पर 14 के बाद यहाँ पर 15 है। इतना ही संख्या है। 1 2 3 4 5 6, 7 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 संख्या इधर से निकालेंगे और 3 संख्या इधर से निकालेंगे, बीच में क्या बचा, 12 बचा, तो यही इसका माध्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बहुलक होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है।
ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। और ये डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि 10 से 20 नंबर का डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, हम ग्रुप में भी सेंड कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग का क्षेत्रफल से, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण पूछा गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा √3 इकाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, ये भी फार्मूला पूछा गया है कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन आप लोग जानते हैं, फार्मूला शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फार्मूला 10 से 20 नंबर का डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है, तो फार्मूला याद होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा ना, तो जो अनुपात दिया रहेगा उसमें रूट लगा देंगे। तो 4 अनुपात यहाँ पर 25 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो 2:5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाएंगे, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। दोनों आपको याद रखना है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे, और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाएंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर कि साइन 30 डिग्री और बट्टा में यहाँ पर कॉस 30 डिग्री और गुना में यहाँ पर है कॉट 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो सभी का वैल्यू रखते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और यहाँ पर बट्टा में कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है √3/2 होता है, और गुना उसके बाद कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये √3 होता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसे गुना कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर गुना कर लेते हैं, या फिर 3 से 3 यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2, और बट्टा में भी रूट यहाँ पर केवल 2 है, तो इसका यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा, यानी यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा गया है कि 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर ये साइन 0 डिग्री का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद ही रखना है, अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, ऊपर में माइनस है यानी 1 - tan² 45 डिग्री और बट्टा में 1 + tan² 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 7,10 किस पाद में स्थित है या फिर किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ग्राफ आपको याद होना चाहिए। प्रथम पाद में क्या होता है, प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद में माइनस प्लस होता है। तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस होता है। और चतुर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो हमें संख्या से मतलब नहीं है, कोई भी संख्या देता है बस हमें चिन्ह देखना है, यानी माइनस प्लस देखना है। तो देखिए दोनों में प्लस छुपा है, तो प्लस किस में होता है, तो प्रथम में होता है, यानी यह बिंदु प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर माइनस प्लस होता है द्वितीय में होगा, माइनस होगा तृतीय में होगा, प्लस होगा चतुर्थ में होगा, और 100% इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और अनुपात tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो 1:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है
कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांकों का मान क्या होगा। निर्देशांकों का रूप पूछा गया है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। तो y का मान 0 होना चाहिए। y का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि x अक्ष से पूछा गया है तो y का मान 0 होता है, और y अक्ष से पूछा जाएगा तो x का मान 0 होना चाहिए। तो पहला x अक्ष के नियामक होता है, x दिया गया है, और y का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 0 दिया गया है, यानी x, 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात यहाँ पर 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया, यानी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर 1 अनुपात है, तो 1 अनुपात में यहाँ पर √3 है। अब देखिए ये tan थीटा में जाएगा, तो क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर फार्मूला लंब बटा आधार यानी P बट्टा में B होता है, P बट्टा में B होता है। लंब बटा आधार तो यहाँ पर 1 बट्टा में √3 दिया गया है। पूछा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। तो बताइए यहाँ पर tan कितना डिग्री का मान यहाँ पर 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान जो होता है वह 1/√3 होता है, यानी थीटा का वैल्यू, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि मूल बिंदु से बिंदु दिया गया है R में -x, y की दूरी क्या होगी। दूरी पूछा गया है, तो इसका फार्मूला होता है √x² प्लस में y², ये फार्मूला होता है। मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा तो √x² प्लस y²। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर √x के जगह पर -x है तो -x का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में y² है तो y² हो जाएगा, -x का स्क्वायर ये प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस y का स्क्वायर y², यानी दोनों प्लस में हो जाएगा, √x² प्लस y² इनका ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदुओं दिया गया है P में 5,7 और Q में दिया गया है 8,11 के बीच की दूरी क्या होगी। बीच की दूरी बताना है, तो दूरी सूत्र का फार्मूला होता है √x2 - x1 के स्क्वायर, और प्लस में होता है y2 - y1 के स्क्वायर, y2 - y1 के स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट हो सकता है फार्मूला ही पूछ दिया जाए। तो दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। अब देखिए x2 के जगह पर कितना है, तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, x2 के जगह पर 8 है, 8 माइनस यहाँ पर x1 के जगह पर 5 है, स्क्वायर करेंगे, और प्लस y2 के जगह पर 11 है, y1 के जगह पर 7 है, स्क्वायर करेंगे। 8 में से 5 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 हो जाएगा √25, √25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, 5 इकाई होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। 19 नंबर क्वेश्चन है, रेखा दिया गया है y 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि y का मान दिया गया है, यहाँ पर y का मान दिया गया है 4, तो x यहाँ पर पूछा गया है कि किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो बिल्कुल राइट आंसर y का मान 0 होना चाहिए, तो x का मान 4 है, y का मान 0, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु के नियामक या निर्देशांक 0,0 होता है। बिल्कुल आपको याद रखना है कि मूल बिंदु के नियामक या निर्देशांक कितना होता है, 0,0 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी पारकृत संख्या है। तो पारकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और
अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 हो जाएगा। 1 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से 100% क्वेश्चन रहेगा। कौन परमेय संख्या है, तो देखिए √25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए √25 एक परमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो संख्या रूट में रह जाएगा वह एक अपरमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन अपरमेय संख्या है, तो ये तो परमेय संख्या है। √16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, यह भी एक परमेय संख्या है। √5 गुना √5 गुना करेंगे √25 हो जाएगा, √25 का वर्गमूल 5 होता है, यह भी परमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर √9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर √27 रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि 27 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो देखिए एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। √9/27 एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा क्या होगा। तो यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा हमेशा 1 आता है, यानी HCF हमेशा 1 आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, यहाँ पर 0.13 के ऊपर इस तरह से यहाँ पर बार लगा है, 0.13 के ऊपर बार लगा है और ये दोनों संख्या पर बार लगा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम बता देते हैं। जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जितना संख्या पर बार लगा है वह ऊपर में हो जाएगा, और दो संख्या पर बार लगा है, देखिए यहाँ पर 1 2, यानी दो संख्या पर बार लगा है तो 2 को 9 हो जाएगा नीचे में, यानी 13/9 इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरह से बनाइएगा, जितना संख्या पर बार लगा है ऊपर लिखिएगा और जितना पर बार लगा है उसका 9 लिख दीजिएगा नीचे में। तो 2 को संख्या पर बार लगा है तो 2 को 9 नीचे में होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि 18 तथा 72 का मौसा यानी HCF क्या होगा। तो इसका HCF निकालेंगे मौसा, तो 18 आएगा। मौसा कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले गुणनखंड कीजिएगा और जो दोनों में कॉमन होगा वही मौसा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, √12 का परमेयकरण गुणांक क्या होगा। √12 का परमेयकरण गुणांक पूछा गया है, तो 12 का गुणनखंड कीजिए, 2 से कटाएंगे 6, 2 से कटाएंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 को 2 है तो 2 एक बाहर हो जाएगा और रूट में यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी 2√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कौन होगा। धनात्मक सम पूर्णांक का रूप पूछा गया है, तो देखिए सभी में p है, p देता है, m देता है, k देता है, h देता है, यानी कोई भी हो हमें सिर्फ एक रख कर चेक करेंगे कि कौन सम संख्या होता है। यहाँ पर सम पूर्णांक पूछा गया है तो p के जगह पर 1 रख कर चेक करेंगे कि कौन सम संख्या होता है। 1 से नहीं होगा तो 2 रख कर चेक करेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 रख कर चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को सबसे पहले चेक करेंगे, तो 2 गुना m के जगह पर 1, 2 एकम 2, 2 भी सम संख्या है तो इसका आंसर यही होगा। लेकिन और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, p के जगह पर 1 प्लस में 1 यहाँ पर भी हो जाएगा, 2 ये भी संख्या है सम संख्या, तो आंसर तो 1 ही मतलब कि एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर 2 को दिया गया है। सी ऑप्शन ये नहीं होगा और डी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब देखिए 2 को आया है यहाँ पर, ऑप्शन ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। उसके बाद हम लोग 2 रख कर चेक करेंगे, तो 2 रख कर चेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना पी के जगह पर 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके जगह पर 2 रखेंगे और प्लस में यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 आ रहा है तो ये भी तो नहीं होगा। उसके बाद 4 रख कर चेक करेंगे, तो 4 गुना यहाँ पर p के जगह पर 1 यानी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा। तो ये 5 हो गया, ये अलग हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, सम पूर्णांक का रूप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2p सम पूर्णांक का रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत अशांत से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो
जब भी पूछा जाएगा कि दशमलव प्रसार शांत हैं तो सबसे पहले हर का गुणनखंड कीजिएगा। हर का गुणनखंड कीजिएगा। अगर केवल 2 2 आता है तभी शांत होता है, केवल 5 5 आता है तभी शांत होता है, केवल मतलब 2 और 5 दोनों आता है तभी शांत होता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है। तो आइए चेक कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, 19/80। कैसे होगा? तो 80 का गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर हर का गुणनखंड कीजिएगा। 2 से कटाएंगे 40 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 20 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 5 हो जाएगा। देखिए 2 और 5 है तो 2 और 5 है इसलिए शांत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब यहाँ पर अशांत पूछा गया है तो यहाँ पर 121 का करेंगे तो 2 और 5 नहीं आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि यदि थीटा तथा फाई पूरा कोण हो तो इसमें कौन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। tan थीटा बराबर tan फाई, ये फार्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसका आंसर हमेशा एक आता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला से बनाएंगे 1 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसलिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पूछा गया है कि 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो 2 तो बाहर में है तो 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉट स्क्वायर 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। इसमें भी दोनों में 5 है, 5 को कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस का यहाँ पर बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 5 गुना इसका वैल्यू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री हो तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बराबर 180 डिग्री बट्टा में 3 हो जाएगा, 3 छक 18 यानी अल्फा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे कॉस अल्फा के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है यहाँ पर कि यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 हो तो tan ए बराबर क्या होगा। tan ए बराबर पूछा गया है तो इसका राइट आंसर बी बट्टा में ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि 1/√3 किसका मान है। तो देखिए किसका मान 1/√3 होता है, तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये गलत है। उसके बाद यहाँ पर tan 30 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, बिल्कुल tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये tan है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। फार्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा x² + 1 बट्टा में 2x आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर फाई प्लस में 1 बट्टा में यहाँ पर tan स्क्वायर फाई बराबर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 40 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि के किस मान के लिए समीकरण, यहाँ पर ये 2 समीकरण दिया गया है, समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। के किस मान के लिए समीकरण समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो फार्मूला याद होना चाहिए, समपाती कब होता है। तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/a
B2 बराबर होता है C1/C2, यानी जब तीनों बराबर होता है तब यहाँ पर समपाती होता है। तो इसी फार्मूला से इसका आंसर निकालेंगे। और जब समपाती होता है तो हलों की संख्या अनगिनत हल होता है, अपरिमित रूप से अनगिनत हल। तो A1 के जगह पर 1 है, यहाँ पर ये A1 होता है, B1 होता है, C1 होता है, A2 B2 C2। A1 के जगह पर x के गुणांक होता है, x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। A2 के जगह पर 3 दिया गया है, B1 के जगह पर 2 है, B2 के जगह पर k है, C1 के जगह पर 3 है, C2 के जगह पर 9 है। बस अब यहाँ पर 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। k में 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा k बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। k बराबर 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में 6 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए पूछा गया है कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो समीकरण का हल कितना होगा। तो अभी बताएं कि जब तीनों बराबर होता है यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जब बराबर होता है तो इसका अनगिनत हल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये संगत होता है और ये समपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। पूछा गया है कि कौन द्विघात समीकरण है, पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर रूट में है, रूट में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बट्टा में है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, पावर 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16x क्यों। यहाँ पर देखिए x के पावर क्यों है, तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। और द्विघात समीकरण पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि यदि द्विघात समीकरण का मूल्य समान है तो p का वैल्यू क्या होगा। मूल्य समान है तो p का वैल्यू पूछा गया है। तो राइट आंसर 45 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो d बराबर B² माइनस 4AC, b के जगह पर p है, माइनस p का स्क्वायर करेंगे और -4 गुना a के जगह पर 2 और c के जगह पर कितना है, p है। उसके बाद -p का स्क्वायर प्लस p² हो जाएगा और -4 गुना a के जगह पर यहाँ पर 2 है, गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर 4 दूना 8p हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 8p हो जाएगा और बराबर में भी 0 करेंगे। अब देखिए p² हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर p² है ना, तो इसको यहाँ पर p को इधर लाएंगे तो यहाँ पर p हो जाएगा और बराबर में -8 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 गो p है तो एगो p घटाएंगे तो केवल एगो बचेगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो p बराबर 8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि यदि समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं है तो k का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर -4 जो होगा छोटा होगा k से और यहाँ पर 4 जो होगा ये भी छोटा होगा k से, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बराबर तो होगा नहीं, 12 तो होगा नहीं क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है यानी अवास्तविक है, तो वह ऋणात्मक में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा -3 बराबर क्या होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला c/a होता है। दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा अल्फा प्लस बीटा है तो -b/a होता है, -b के जगह पर -3√3 है तो ये प्लस का 3√3 हो जाएगा और बट्टा में a के जगह पर 1 लिखेंगे और माइनस का यहाँ पर √3 है तो √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो 3 गो √3 है, यहाँ पर 3 गो √3 है और यहाँ पर 1 गो √3 है तो घटाएंगे तो यहाँ पर 2√3 आ जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 14वां पद क्या होगा। तो इसका फार्मूला लिखेंगे a प्लस में यहाँ पर 13d लिखेंगे, यहाँ पर एक घटा कर लिखते हैं, या फिर फार्मूला होता है an बराबर a प्लस
n-1 इंटू डी। इस फार्मूला से भी इसका आंसर निकालेंगे या फिर इस फार्मूला से, दोनों का आंसर सेम आएगा, तो ये थोड़ा सा आसान होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसी फार्मूला से इसका आंसर निकालिएगा ऑब्जेक्टिव में। ए प्लस में यहाँ पर 13d लिखिएगा, एक घटाकर कोई भी पद पूछा जाएगा यहाँ पर एक घटा दीजिएगा। एक की जगह पर 3 है, प्लस 13 गुना डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। 7 में से 3 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 3 प्लस 13 चौका 52 और 52 और 3 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में वही होगा जिसका सार्वंतर यानी डी का मान समान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका एनवा पद क्या होगा। तो एनवा पद का फार्मूला होता है ए प्लस में n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है एनवा पद का। ए की जगह पर 16 है, प्लस में यहाँ पर n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। डी की जगह पर सार्वंतर कितना हो जाएगा, 11 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 और यहाँ पर ये प्लस है, गुना कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर गुना करेंगे -5 में n से, तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस का 5n और यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जुट जाएगा, तो 21 माइनस का यहाँ पर 5n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है। तो y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज 0 होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका सार्वंतर क्या होगा। तो a2 माइनस a1 यानी 1/8 में से 0 घटाएंगे तो यही हो जाएगा 1/8। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, यदि समानांतर श्रेणी का समान पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। n के जगह पर 1 रखेंगे तो प्रथम पद प्राप्त होगा, n के जगह पर 2 रखेंगे द्वितीय पद आएगा। तो n के जगह पर 1 रखेंगे क्योंकि प्रथम पद पूछा गया है। तो 5 गुना 1 माइनस 7, 5 माइनस 7 बराबर ये हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया है, तो इसका फार्मूला होता है x2 प्लस x1 प्लस x2, x1 प्लस x2/2 होता है और प्लस में होता है y1 प्लस y2 बट्टा में 2 होता है। x1 के जगह पर 0 है तो 0 प्लस में यहाँ पर 0 प्लस में -12 तो माइनस प्लस माइनस का 12 हो जाएगा बट्टा में 2 कोमा y1 के जगह पर -8 प्लस में यहाँ पर 0 हो जाएगा बट्टा में 2। तो यहाँ पर 6 दूना 12 -6 और यहाँ पर 4 दूना 8 यानी -4। तो -6 -4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है, A में x1 y1, B में x2 y2 तथा C में x3 y3 है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो ये फार्मूला ही पूछा गया है, याद रखिएगा। केंद्रक का नियामक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 55 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ हम सभी का आंसर बताए हैं। 100% ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि सिर्फ अंक चेंज किया जाए, तो हम कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि किस तरह से आप लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं। एक बार और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने पहला पेज आएगा इस प्रकार से, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आएंगे क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो मिल जाएगा
18 फरवरी 10th मैथ वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम डेट 18 तारीख को होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल ओपन होगा, यहाँ पर फॉलो आएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और क्लास के लिए इस पर क्लिक करेंगे और PDF के लिए डाउनलोड PDF पर क्लिक करेंगे और नीचे ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आकर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।